ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। हमने उसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में समझ लिया था। एक क्विक रिवीजन करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। समझा? ठीक है, चलो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फटाफट उसका नाम बता देना। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, ओके, चलो मैं नंबरिंग कर रहा हूं, नाम बताना फटाफट। एक नंबर क्या है? ओवरी। ओवरी का काम ओवम प्रोड्यूस करने का। 2 नंबर फलोपियन ट्यूब। क्या होता है यहाँ पर? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। 3 नंबर यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है? भ्रूण का डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट यानी एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद 4 नंबर क्या होता है? सर्विक्स। सर्विक्स है ना, 4 नंबर सर्विक्स। सर्विक्स क्या करता है? ये जोड़ता है किसको किसको? वल्वा और यूट्रस को। वल्वा और यूट्रस को। ठीक है, इतना चीज तो हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद इसके नीचे वाला भी एक बार फटक से बना दूं, तो बना ही देते हैं। बताओ ये क्या है? ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है ना। ओके, उसके बाद ये क्या है? क्लिटोरिस। क्लिटोरिस। और ये मेजर लेबिया। मेजर लेबिया। ये माइनर लेबिया। ये वजाइना। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या रहता है? ये एनस। ठीक है, एनस। तो ये सारे के सारे प्राइमरी सेकेंडरी हम लोगों ने कैरेक्टर देख लिए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब मैंने बताया था कि ओवरी में बनता क्या है? ओवम, है ना, ओवम। तो मुझे ओवम के बारे में कुछ चीजें बताओ। जैसे मैं लिखूं ओवम, नॉर्मल भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? एग यानी अंडा। कितने ओवम प्रोड्यूस होते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने एग प्रोड्यूस होते हैं? नॉर्मली तो एक ही एग होता है, लेकिन कभी कभी रेयर कंडीशन में 2 एग प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली कितना होता है? एक ही होता है। अच्छा, जब एक फीमेल जन्म लेती है तो उसके ओवरी में कितने इनएक्टिव एग पाए जाते हैं? लगभग 5 to 6 मिलियन। 5 to 6 मिलियन। लेकिन प्यूबर्टी एज आते आते कितने बच जाते हैं? 3 से 4 लाख। ठीक है, 3 से 4 लाख। क्या ये सारे के सारे एक्टिव मोड में रहते हैं? नहीं, एक्टिव मोड में नहीं रहते हैं, सब इनएक्टिव मोड में रहते हैं। अच्छा, अब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। ठीक है, जैसे कि जो अंडा होता है ना, एक तरीके की थैली में रहता है। जैसे मैं एक कवर बना देता हूं और उसके अंदर क्या बनाता हूं? उसके अंदर मैं ये एग बनाता हूं और एग के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये जो एग है, ये हमारा जो एग है, एग, ये जिस थैली में बंद होता है उसे हम कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं? फॉलिकल। मैं लिखता हूं भी, उसे हम कहते हैं फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल। उसके बाद ये क्या है? ये है एग या ओवम। और ओवम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। इतना क्लियर है? ओके, अब देखो मेल में मैंने बताया था कि मेल में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है 12 साल के बाद और लाइफ टाइम बनते रहता है। लेकिन महिलाओं में क्या है? महिलाओं में 40 से 45 या 45 से 50
जब एज क्रॉस करती हैं फीमेल तो उनमें ये ओवम बनना बंद हो जाता है। जब ओवम बनना बंद हो जाता है उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज। तो अगर कोई कहेगा कि क्या फीमेल भी मेल की तरह जिंदगी भर एग प्रोड्यूस करती हैं, तो नहीं। वो 40 से 45 साल बाद उनमें ऑटोमेटिकली एग बनना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है मेनोपॉज। 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 ठीक है? ओके। अब चलो एक चीज बताता हूं कि जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? मेंस्ट्रुएशन साइकिल हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र। ठीक है? मासिक चक्र। मासिक चक्र। मासिक चक्र। अच्छा, अमूमन ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है एवरेज ये कितने दिन का होता है? 28 दिन की पूरी प्रक्रिया होती है, इसलिए एक मास कहते हैं, एक महीना। एवरेज कितने दिन का होता है? एवरेज ये 28 दिन का प्रक्रिया होता है। लेकिन कुछ कुछ महिलाओं में ये वेरी करता है, किसी किसी का 21 दिन में कंप्लीट हो जाता है तो किसी किसी का 35 डे तक जाता है, तो वेरी करता है। इसलिए एवरेज कितना माना जाता है? 28 दिन। 28 दिन। अब इस 28 दिन के प्रोसेस में एग का प्रोड्यूस होना, ओवरी से बाहर आना, उसके बाद फॉलोपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतजार करना, अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइज हो जाना और नहीं आया तो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना और फिर वजाइना के थ्रू ब्लड में मिक्स होकर के ब्लड का बाहर आना, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। ये पूरा एक ओवरव्यू मैंने दिया। लेकिन इसमें होता क्या है लोगों को पता ही नहीं होता। जो फीमेल होती है, महिलाएं होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। उन्हें लगता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ब्लड आता है वो इनका एग रहता है। अरे भाई, एग एक ही रहता है और तुम्हारा तो ब्लड काफी सारा निकलता है ना? तो एक एग इतना सारा ब्लड प्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं। ठीक है? अच्छा, ये जो एग होता है, एग, इसका साइज क्या होता है? मेनली अगर मैं बात करूं इसकी साइज क्या होती है, साइज, तो ये 0.1 मिलीमीटर का होता है, यानी स्पर्म से कई गुना बड़ा होता है ये। ठीक है? स्पर्म की अगर साइज हम बात करें तो माइक्रोमीटर में होता है। स्पर्म माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ 10⁻⁶ मीटर और ये 10⁻³ मीटर। तो कम से कम इससे 1000 गुना, स्पर्म से 1000 गुना बड़ा होता है कौन? ओवम। स्पर्म से 1000 गुना बड़ा होता है ओवम। समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो अब हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है इसको हम क्लियर समझते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कैलेंडर ले लेते हैं और इसमें शुरुआत करते हैं। हमारा कैलेंडर में स्टार्टिंग जो होगी 1 तारीख से हम स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ से मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारा स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ होगा? 28 तारीख को एंड होगा। ठीक है? 28 तारीख को एंड होगा। तो चलो देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत जैसे 1 तारीख आया, 1 तारीख को हमारे जो दिमाग होते हैं ना, मस्तिष्क, ब्रेन में 2 ग्लैंड पाए जाते हैं। पहले मैं वो दिखा देता हूँ कौन कौन से। देखो, एक तो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हालांकि ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो इनको समझाऊंगा। और ये एक होता है ये हाइपोथैलेमस, इसके बारे में मैंने बताया हुआ था। हाइपोथैलेमस, 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 ये क्या करेंगे? ये 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं। 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? तो एक को हम कहते हैं GnRH। GnRH फुल फॉर्म क्या होता है इसको? इसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और एक क्या होता है? और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी FSH। दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल क्या है अब तो समझ में आया होगा।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताओ फॉलिकल क्या है भाई? एक जिस थैली में रहता है, ओवम जिस थैली में रहता है, उसे हम फॉलिकल कहते हैं। यानी 1 तारीख को हमारे दिमाग ने हार्मोन रिलीज करी कि फॉलिकल्स को अब डेवलप करने की जरूरत है। उन्हें क्या करो? अब उन्हें डेवलप करो, ताकि कुछ दिन बाद उसे ओवरी से बाहर निकाला जा सके। तो देखो, जैसे ही ये हार्मोन कहाँ होता है? हमारे ब्लड में मिक्स होता है। ठीक है, मैंने एंजाइम और हार्मोन में फर्क बताया है। एंजाइम ब्लड में मिक्स नहीं होते हैं, हार्मोन ब्लड में मिक्स होते हैं। ठीक है, ब्लड में मिक्स होते हैं। तो जैसे ही ये GnRH और FSH हार्मोन निकलता है हमारे ब्रेन से, तो हमारा जो ओवरी होता है, ओवरी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ओवरी मैं इमेज भी दिखाऊंगा अभी। इसको काम करता हूँ, यहाँ ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा ओवरी। ठीक है, ये ओवरी को एक इंडिकेशन मिल जाता है। कब इंडिकेशन मिलता है? जब GnRH प्लस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन के द्वारा, रिलीज किया जाता है ब्रेन के द्वारा। तो देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? इस ओवरी में जो इनएक्टिव मोड में न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस होंगे, वो किसके अंदर बंद होंगे? फॉलिकल। उनके कवरिंग को क्या कहते हैं? फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल। उन्हें क्या करेगा? कहेगा भाई एक्टिव करो अब। तो क्या होता है, लगभग 5 से 20 जो फॉलिकल्स होते हैं वो अब एक्टिव मोड में आते हैं। ठीक है, एक्टिव मोड में आते हैं। अब देखो, ये जो फॉलिकल्स है ना, इनके अंदर से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। फॉलिकल्स के अंदर से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस के लिए होता है। किसके लिए? यूट्रस के लिए। एस्ट्रोजन जैसे ही हमारे शरीर के ब्लड में मिक्स होता है, तो यूट्रस को पता चल जाता है कि ओहो, फॉलिकल्स जाग गए हैं। ये है यूट्रस को क्या पता चल जाता है कि फॉलिकल्स जाग चुके हैं। अब कभी भी ओवरी से अंडा बाहर आ सकता है। ठीक है, ओवरी से अंडा बाहर आ। अच्छा, ओवरी से अंडा बाहर आएगा तो इसमें यूट्रस का क्या काम है भाई? तो यूट्रस तैयारी करता है। किस चीज की तैयारी? कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक छोटा सा एम्ब्रियो आएगा, मुझे उसे पोषण देना है। ठीक है, उसे संभाल कर रखना है। जैसे इंसान चाहे जिंदगी भर टूटे हुए खाट पर सोए, लेकिन जब उसकी सुहाग रात होती है, फर्स्ट नाइट, वो अपने जो खटिया होगा या उसका जो तख्ता होगा, उस पे ना बढ़िया एकदम गद्दा वद्दा लगाएगा, ताकि एकदम माहौल बन सके, है ना, जो है उसकी पार्टनर को कोई तकलीफ ना हो। समझे? तो वैसे ही जैसे यूट्रस के लिए ये एस्ट्रोजन बाहर आता है, किससे? फॉलिकल से। यूट्रस समझ जाता है कि अब आने वाले हैं एग, और अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो मुझे उसे संभालना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो यानी भ्रूण का क्रिएशन होगा। तो ये यूट्रस अपने चारों तरफ खून की ना ब्लड सेल्स को जमा करता है। चारों तरफ क्या करता है? ब्लड सेल्स को जमा करता है। अब ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। तो पहले दिन अभी जैसे ये जो फॉलिकल्स हैं, अभी पहले एक दिन हुआ था, पहले तारीख को क्या हुआ? पहले तारीख को कि भाई ब्रेन ने 2 हार्मोन रिलीज किए, GnR और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके इंडिकेशन से जो ओवरी था, ओवरी में 15 से 20 जो फॉलिकल्स थे वो एक्टिव हो गए।
अब जैसे ही फॉलिकल एक्टिव हुए तो उन्होंने एस्ट्रोजन छोड़ना शुरू कर दिया ताकि यूट्रस भी अपनी तैयारी कर सके। तो यूट्रस में हल्की हल्की जो है ब्लड सेल्स का एक बिछौना टाइप तैयार होना शुरू हो गया। इसको हम लोग कहते हैं यूटेरियन लाइनिंग। यूट्रस के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यूटेरियन लाइनिंग। सब कुछ समझते चलो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, इसको कहते हैं यूटेरियन लाइनिंग। ठीक है, यूटेरियन लाइनिंग। अब ये नॉर्मल है। ठीक है, अब जैसे एक हफ्ता बीतेगा, एक हफ्ता धीरे धीरे जाते जाते ये जो 5 से 20, मान लो कि 5 फॉलिकल्स निकले थे, मिनिमम मैक्सिमम 5 से 20 होता है, मैं इसको 10 पकड़ के देता हूँ कि 10 फॉलिकल्स एक्टिव हो गए। ठीक है, अब 10 में से ना कोई एक ही फॉलिकल्स होगा जो दूसरे फॉलिकल्स का पोषण लेकर के खुद एकदम बड़ा हो जाएगा, यानी मिच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिच्योर हो जाएगा। तो जो फॉलिकल मिच्योर होता है उसे हम कहते हैं डोमिनेटिंग फॉलिकल। क्या कहते हैं? डोमिनेटिंग फॉलिकल या डोमिनेट फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल। अब हम कहां तक पहुंच गए? 1 तारीख से 7 तारीख तक पहुंच गए। ठीक है, 7 तारीख में ये थोड़ा अच्छे से मिच्योर हो गया है। ठीक है, ये अच्छे से मिच्योर हो चुका है। उसके बाद 7 दिन और लेगा, और 7 दिन लेगा, लगभग 14 तारीख या 12 तारीख के आसपास पकड़ लो। ठीक है, 12 तारीख के आसपास पकड़ लो। अब 12 तारीख के आसपास क्या हो जाएगा? बॉडी में ना ये जो एस्ट्रोजन है इसका प्रवाह बहुत तेज हो जाएगा, मतलब एकदम पीक पर रहेगा। एस्ट्रोजन की मात्रा बॉडी में एकदम पीक पर रहेगी, और यूट्रस समझ जाएगा कि अब मुझे जो लेयर है और उसको और गद्देदार बनाना है। तो ये अपनी जो ब्लड की जो ये थिकनेस थी, ये यूटेरियन लाइन की, इसे और थिक बनाएगा ताकि आने वाले जो एम्ब्रॉय है उसको कोई भी तकलीफ ना हो, उसको सारा न्यूट्रिशन मैं दे सकूं। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम इसको और थिक बनाने लगेगा। और 14 तारीख तक क्या हो जाएगा? 14 तारीख तक ये जो डोमिनेटिंग फॉलिकल था ये टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो इसके अंदर से बताओ क्या निकलेगा? जैसे मैं ये तोड़ दिया, ये जैसे ही टूटेगा इसके अंदर से निकलेगा ये एग बाहर आएगा। ठीक है, बाहर आएगा। और जब बाहर आएगा तो अब देखो, मैंने तो डायरेक्टली इसमें फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचा दिया, लेकिन जैसे बाहर आता है तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो, जो फॉलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब में एक ऐसा होता है कि फूल की तरह आकृति बनी होती है। और ये मान लो है ओवरी, और ओवरी में से ये एक मैं बना देता हूँ, ये हो गया फॉलिकल, और फॉलिकल के अंदर मैं बना देता हूँ हमारा एग। ठीक है, एग। अब ये फॉलिकल टूटेगा और इसके अंदर से एक बाहर आएगा। ठीक है, एक क्या करेगा? एक बाहर आएगा, और जैसे ही बाहर आएगा तो ये फॉलोपियन ट्यूब के डिम्ब नली के जो फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर होंगे ना, इसको अंदर खींच लेंगे। इसको कहाँ खींच लेंगे? अंदर। और ये अंदर चला जाएगा, यहाँ फॉलोपियन ट्यूब में एक जगह रुक जाएगा। अब वहां पर वो इंतजार करेगा। ठीक है, वहां पर क्या करेगा? ये इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा? देखो, यहाँ पर ये आके यहाँ रुक गया है, इसको दूसरा कलर दे दूं, यहाँ पे आके रुक गया है। ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया है। कहाँ रुका है? ये फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब में। अब यहाँ पर ये इंतजार कर रहा है स्पर्म के आने का। मान लेते हैं कि इस दौरान 14 तारीख है, ये 14 तारीख को अगर ये स्पर्म आ रहा है, और अगर स्पर्म आकर के इससे क्या करता है? निषेचन कर लेता है, यानी फर्टिलाइजेशन कर लेता है, तो क्या हो जाएगा? ये एग और स्पर्म दोनों मिल जाएंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, तो देखो ये जो फूटा हुआ फॉलिकल था, अब इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है, ये दूसरे कलर का हो जाएगा, और ये एक तरीके का हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है? हार्मोन, उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये एक इंडिकेशन होता है किसके लिए?
P रहेगा, J नहीं। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन एक इंडिकेशन होता है यूट्रस के लिए कि अभी तुम्हारा ये जो यूटेरियन लाइनिंग है उसको मेंटेन करके रखो, उसको मेंटेन करके रखो, क्योंकि यहाँ पर अभी फर्टिलाइजेशन होने वाला है, फर्टिलाइजेशन अभी होने वाला है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो ये जो यूट्रस रहता है ये अपने यूटेरियन लाइनिंग को और थिक बनाता है, और थिक बनाता है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करता है कि हाँ हाँ फर्टिलाइजेशन होगा, बच्चा आएगा, बच्चा आएगा, एम्ब्रियो आएगा, एम्ब्रियो आएगा, ठीक है, एम्ब्रियो आएगा। उसके बाद अगर ये फर्टिलाइज, देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्पर्म आए और फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो, और हो सकता है कि स्पर्म ना आए और फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ना हो। अब स्पर्म आने के लिए फीमेल को सेक्स करना पड़ेगा। अगर फीमेल अभी उसकी शादी नहीं हुई है या उसने बच्चा नहीं करना है तो क्यों सेक्स करेगी, और सेक्स नहीं करेगी तो ये जो एग रहेगा जो 14 तारीख को 40th डे को या 40th डे को बाहर निकला था, ये 24 घंटे इसका ना लाइफ टाइम होता है। कितने? 24 घंटे। 24 घंटे तक ये इंतजार करता है, 12 से 24 घंटे इंतजार करता है, और उसके बाद ये खुद ही इस बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, मतलब बॉडी में ही डिजोल्व हो जाएगा। बॉडी में क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। अब जैसे ही बॉडी में डिजोल्व हो जाता है तो 3 से 4 दिन बाद ये जो टूटा हुआ फॉलिकल था, टूटे हुए फॉलिकल को एक अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियन। मैं अभी सब एक प्रोसेस लिखूंगा, अच्छे से बताऊंगा, मतलब लिख करके पहले यहाँ पर स्टोरी समझो। टूटे हुए फॉलिकल्स को क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटियन, कॉर्पस लूटियन, ठीक है, कॉर्पस लूटियम, लूटियन नहीं लूटियम, कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम 4 से 5 दिन बाद ये खुद भी डिजोल्व हो जाएगा। अब जैसे ये डिजोल्व हुआ तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन निकल रहा था ये बंद हो जाएगा निकलना, और जब ये बंद हो जाएगा तो यूट्रस को लगेगा ओ हो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो अब जैसे 4 से 5 दिन बाद देखो ये 14 तारीख हो चुका था, मान लो कि 17, 18, 19 जो था 19 तारीख तक ये क्या हुआ, हमारा जो प्रोजेस्टेरोन जो निकल रहा था वो निकलना बंद हो गया। अब यूट्रस को समझ में आ जाएगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, मैंने जो इतना व्यवस्था करी थी, ये ब्लड को इतना जमा किया था, इसका अब कोई मतलब नहीं हुआ। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये ब्लड को शेड करना शुरू कर देगा, यानी ये गिराना शुरू कर देगा। और वही कैसे गिरेगा, तो जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स, और यहाँ होता है वजाइना, वजाइना से होते हुए ये कंटिन्यूस 3-4 दिन तक धीरे 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 करके ब्लड के फॉर्म में निकलने लगता है, ठीक है, ब्लड के फॉर्म में निकलने लगता है, और इसी को हम कहते हैं पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। समझा? तो ये ब्लड कहाँ से आता है, ये क्लियर हुआ क्या? यूट्रस उसे जमा करता है, यानी इसको कहते हैं यूटेरियन लाइनिंग का शेड होना, शेडिंग ऑफ यूटेरियन लाइनिंग, यूटेरियन लाइनिंग। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया रहता, फर्टिलाइजेशन हो गया रहता तो ये प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूअस निकलते रहता और ये लेयर ऐसे ही बना रहता, और यहाँ पर ये जो एग रहता, एग जा करके एम्ब्रॉय का निर्माण करता, और एम्ब्रॉय क्या करता है, इसी लेयर से अपने आप में पूरा का पूरा पोषण लेता, और 9 महीने तक बच्चे का डेवलपमेंट होता। तो जब ये लेयर टूटता ही नहीं तो बताओ क्या ब्लड बाहर आता? नहीं आता, और ब्लड बाहर नहीं आता तो जो मतलब जिस महिला को पीरियड्स आते रहते हैं उसको लग जाएगा कि अरे मेरे इस मंथ का पीरियड्स नहीं आया, क्या मतलब है, तब वो समझ जाएगी, ओहो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं क्या हो गई हूँ, प्रेग्नेंट हो गई हूँ। समझा? तो जब प्रेगनेंसी हो जाती, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये यूटेरियन लाइनिंग टूटता नहीं है, इसकी वजह से ब्लड नहीं आता है। ये एक इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी का। इतना क्लियर हुआ? ये मोटा मोटे तौर पर अभी मैंने बताया, मैं अभी इमेज दिखा करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या याद रखना है, पहले ये सुनो, समझो। इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ब्रेन, ब्रेन से 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला चीज लिखता हूँ, ब्रेन, ब्रेन से 2 हार्मोन निकलेंगे, मतलब कि ब्रेन में कौन कौन है। ये याद नहीं रखना है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, हाइपोथैलेमस प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी
ग्लैंड। ये कौन से हार्मोन निकालते हैं भाई? तो हार्मोन निकालते हैं एफ, एक तो GnRH, पूरा नाम नहीं याद रखो तो भी चलेगा, और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? ये होता है ओवरी के लिए, ओवरी के लिए, ठीक है। ओवरी, ओवरी क्या करता है इसमें? ओवरी, ओवरी फॉलिकल्स को तैयार करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट फॉलिकल्स, ठीक है, एक्टिवेट फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के अंदर क्या रहते हैं जी? फॉलिकल्स के अंदर रहते हैं, फॉलिकल्स के अंदर रहते हैं ओवम या एग रहता है, ठीक है, एग। उसके बाद 14 दिन बाद, 14 डेज बाद क्या होता है? क्या होता है? ये फॉलिकल टूट जाता है, फॉलिकल टूट जाता है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ ये टूटा हुआ फॉलिकल, ठीक है, टूटा हुआ फॉलिकल। और इसके अंदर से क्या निकल जाता है? इसके अंदर से क्या निकल जाएगा? इसके अंदर से निकल जाएगा एग, ठीक है, एग। मैं न्यूक्लियस को दूसरा कलर दे देता हूँ। ये अंदर मान लो है, ये न्यूक्लियस है और ये निकल गया एग, निकल गया एग। बताओ, ये जो टूटा हुआ फॉलिकल है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। अच्छा बताओ, ये जो फॉलिकल्स था, फॉलिकल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? जैसे ही एक्टिवेट होता है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन किसके लिए होता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किसके लिए होता है? ये होता है यूट्रस के लिए, यूट्रस। और यूट्रस क्या बनाता है? तो यूटेरियन लाइनिंग, यूटेरियन लाइनिंग, यानी जो ब्लड था, ब्लड की एक मोटी परत धीरे धीरे तैयार करता है, किसके लिए? ताकि एम्ब्रॉय आएगा तो उसको पोषण करूंगी या करूंगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ताकि ये यूटेरियन लाइनिंग कंटिन्यू रहे, टूटे ना? ये होता है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। ये भी किसके लिए होता है? यूट्रस के लिए होता है, ताकि यूटेरियन लाइनिंग को ब्रेक ना करे, ब्रेक ना करे, ठीक है। अगर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, केस 1 फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है, तब यूटेरियन लाइनिंग कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और प्रोजेस्ट्रॉन निकलता रहेगा। लेकिन केस 2 अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा और यूटेरियन लाइनिंग शेड हो जाएगी, यानी शेडिंग, यानी निकल जाएगी, गिर जाएगी ब्लड के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में। और वही कहलाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ओके, चलो अब देख लेते हैं हम इमेज में। चलो देखो, ये है, यहां दिखाई दे रहा है, देखो ये क्या है? ये है ओवरी। ओवरी में क्या बनेगा? एग बनेगा। पहले फॉलिकल होंगे, फॉलिकल डेवलप होंगे, उसके बाद उसमें से निकलेगा एग, ठीक है। और ये वाला सेक्शन जो दिखाई दे रहा है फूल की तरह, क्या है? ये फूल की तरह है फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब। और ये क्या है? यूट्रस, यूट्रस, ठीक है। अभी इसमें तो हल्की हल्की सी लाइनिंग, ये जो ब्लड की दिखाई दे रही है ना, ये सब ये ब्लड का ही लाइनिंग है, ठीक है। अभी समझ लो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, तो अभी यहाँ समझो कि ये खाली है, ये अभी क्या है? पूरा का पूरा खाली है, समझो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ये खाली है, समझो। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा? हमारे ब्रेन से हार्मोन निकलेंगे, कौन कौन से? GnRH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या होगा? अब देखो, जैसे ही ये हार्मोन निकले, आकर के मिक्स हुए, तो 5 से 20 फॉलिकल एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन क्या सारे के सारे अब उसमें सारे के सारे डेवलप भी हो जाएंगे? क्या नहीं, उसमें से एक ही होगा जो पूरी तरीके से डेवलप होगा, उसे हम कहेंगे डोमिनेंट फॉलिकल।
डोमिनेंट फॉलिकल, ठीक है, डोमिनेंट फॉलिकल। अच्छा, जैसे ये फॉलिकल एक्टिवेट होंगे, ये क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन किसके लिए रहेगा? ये यूट्रस के लिए रहेगा। और यूट्रस क्या करेगा? अपने यहाँ धीरे धीरे ब्लड की ये लाइनिंग बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये धीरे धीरे ब्लड की लाइनिंग एक गद्देदार स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, शुरू कर देगा। और 14वें दिन क्या हो जाएगा? ये जो डोमिनेंट फॉलिकल था ये फूट जाएगा और इसमें से ये क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा एग, एग बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बताओ, फूटे हुए या टूटे हुए फॉलिकल को क्या कहते हैं? लुटियम, कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम कौन सा ये हार्मोन रिलीज करेगा? तो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ देखो, ये निकल रहा है, ये फोड़ रहा है, किसको फोड़ रहा है? ये फॉलिकल को तोड़ रहा है। और ये निकल रहा है कौन? ये एग निकल रहा है, ठीक है, एग निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर, इधर आओ, यहाँ देखो, ये एग निकला। अब इस एग को, ये जो स्ट्रक्चर है ना फूल की तरह, इसका फॉलोपियन ट्यूब का, इसको अंदर खींच लेंगे, अंदर खींच लेंगे। इधर अंदर देखो, देखो यहाँ अंदर खींच लेंगे। और जैसे अंदर खींचेंगे तो इसमें हल्की 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 पतली पतली जो होती है सिलिया पाई जाती है, हेयर जैसी स्ट्रक्चर। ये इन्हें ऐसे 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 मूव करती रहती हैं, ऐसे ऐसे। तो ये मूव करा करा के इसको आगे ले जाएंगी। बीच में जो ये रहता है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर ले जा करके या यहाँ पर ले जा करके उसको रोक देंगे, ठीक है, वहां पर पहुंचा देंगे जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रुक गया है। अब जैसे यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, 24 घंटे का इसका लाइफ टाइम होता है। अगर 24 घंटे के अंदर कोई ये स्पर्म आ जाता है तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये रुका हुआ है और यहाँ पर देखो ये लाइनिंग बन रही है, लाइनिंग बन रही है। तो जो टूटा हुआ था ये इसका कलर चेंज हो गया, कैसा? पीला हो गया। अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ये बताएगा कि भाई ये जो लाइनिंग है ना, इसको अभी मेंटेन करके रख और इसको और ठीक बना, इसको और ठीक बना। तो धीरे 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 क्या हो जाएगा? ये लाइनिंग ठीक होना शुरू हो जाएगी, ये लाइनिंग और ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब वो इंतजार करता है एग किसका? स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म आ रहा है, देखो यहाँ से स्पर्म सब आ रहे हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ, स्पर्म आ रहा है, ठीक है, स्पर्म आ रहा है। और आ करके अगर यहाँ पर फर्टाइल हो गया, ये अंडा फर्टाइल हो गया, तब क्या होगा? तब प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा कंटिन्यू। एग फर्टाइल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू निकलता रहेगा और ये एक डगर करके आ जाएगा यूट्रस में। और यूट्रस में यहीं पर एम्ब्रॉय क्रिएट होने लगेगा और उस एम्ब्रॉय को सारा का सारा जो इनिशियल फेज का एनर्जी चाहिए रहता है, न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, वो इसी ब्लड जो सेल्स हैं इसी से मिलते हैं। इसको हम यूटेरियन लाइनिंग कहते हैं, इसी यूटेरियन लाइनिंग से मिलता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो एग था ये बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और यहाँ पर जो ये हमारा लुटियम, कॉर्पस लुटियम बना हुआ था, ये भी डिसअपियर हो जाएगा। और जैसे ये डिसअपियर होगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद। और प्रोजेस्टेरॉन जैसे निकलना बंद होगा, यूट्रस को पता चल जाएगा कि अब इस जो ब्लड मैंने इकट्ठा करके रखा है इसका कुछ काम नहीं। अब ये धीरे धीरे देखो इसको गिराना चालू कर देगा। तो 5 से 7 दिन का वक्त लगता है, ये धीरे धीरे वजाइना के थ्रू होता हुआ गिर जाता है। अब इसमें तुम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। जैसे अगर तुमको सुसु लगती है तो सुसु हम कुछ वक्त तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस अगर चालू हुआ तो तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसीलिए विमेन क्या करती हैं? पैड वगैरह इस्तेमाल करती हैं कि जब भी पीरियड आए तो ब्लड जो निकले उनके कपड़ों में ना लगे, ठीक है, दाग धब्बे ना लगे या कहीं पर कोई थोड़ी सी मतलब कि उन्हें चिपचिपा टाइप हो जाता है ना पूरा, अगर ऐसे निकल जाएगा शरीर में तो गंदा लगने लगेगा, वो सब ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? पैड इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, जो अभी इनिशियल स्टेज पर अगर आपकी छोटी बहन होगी तो उन सबको ये सब चीजें पता नहीं होती हैं, तो उन्हें आप बताओ कि अपने साथ क्या रखें, पैड वगैरह रखें, ठीक है। जैसे अगर वो 12-13 साल की हो गई हैं, 14 साल, तो वो अपने साथ पैड रखें और जब भी पहली बार उनको पीरियड्स आए तो उसको नोट डाउन करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करना है? बहुत सिंपल होता है। जैसे अंडरवियर पहनते हैं हम लोग, है ना, सब लोग,
मेल हो फीमेल हो सब लोग अंडरवियर पहनते हैं। मान लो ये है आपका अंडरवियर, ठीक है। इस पैड को क्या करना है, इसी अंडरवियर में इस तरीके से रख लेना है और उसके बाद पहन लेना है, ताकि जब आपका जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ब्लड आए तो सारा का सारा ब्लड इस पैड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है। ये पूरा का पूरा देखो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाता है अच्छे से, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का जो भी आपको लगे उसको खरीद करके उसे इस्तेमाल करें। और एक पैड एक ही बार इस्तेमाल होता है, ये नहीं कि उसको वापस से धुल करके फिर से इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होता है। एक पैड हमेशा एक ही बार इस्तेमाल होता है। गाँव वगैरह में लोगों को आइडिया नहीं रहता है तो वो लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो कपड़े का इस्तेमाल करना है तो धुला हुआ साफ सुथरा कपड़े का इस्तेमाल करें। जैसे अच्छा रुमाल हो तो रुमाल को भी, या कोई कपड़ा हो तो उसको इस तरीके से बना लें और उसको मोड़ करके फिर जैसे यहाँ पर रखा हुआ है वैसे रखें और उसको आप धुल करके 2 से 3 बार 4 बार उस कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पैड का इस्तेमाल एक ही बार करना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? तो ये ब्लड क्या निकलता है समझ में आया? देखो जो तुम्हारा एक एग रहता है वो एक एग से ब्लड का उतना कुछ रिलेशन नहीं है। लोगों को अभी तक क्या लगता था कि उनका एग ही है जो इतना धड़ाधड़ खून के फॉर्म में आता है। भाई खून एक लाइनिंग होती है जो यूट्रस में जमा होती है, उसका अलग फंक्शन होता है। जब उसका ये मोटो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो ब्लड निकल के आता है, ठीक है। तुम्हारे महीने में एक ही एग निकलता है, एक ही एग। इतना क्लियर है? ओके। और बाद में बताऊंगा कि जैसे ट्विंस वगैरह कैसे होते हैं। अभी तो मैंने ये सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया ना, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है तो अब ये जो ये रहता है यूट्रस रहता है ना, यूट्रस इसे बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे प्रेशर जनरेट करता है। जैसे कभी उल्टी हुई है, उल्टी तो सबको होती है, तो उल्टी होती है तो हमारा पूरा पूरा ऐसा लगा रही बाप रे बाप फेफड़ा वफड़ा बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि फेफड़ा अंदर से प्रेशर लगाता है और उल्टा खोलता है, ठीक है। तो वैसे ही जब इस लाइनिंग को तोड़ना रहता है तो ये जो यूट्रस है, यूट्रस भी प्रेशर लगाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपांड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपांड होगा, मतलब कि सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। और जब सिकुड़ता है फैलता है तो इसकी वजह से पेट में दर्द होता है, ठीक है। पेट में दर्द होता है। अब इस दर्द से थोड़ा सा कम करने का क्या वो है, मतलब तरीका है कि आप डेली क्या किया करो, बढ़िया तेज गति से चलो, या तो वॉकिंग कर लिया, वॉकिंग करो तेज हाई स्पीड से, या तो फिर रनिंग कर लिया करो। उसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब कि ये पीरियड्स का टाइम पीरियड आए तो उसमें कुछ कुछ पोजेस करें। आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, बटरफ्लाई। इससे आपके जो पेल्विक मसल्स वगैरह रहेंगे, यूट्रस रहेगा, वो स्ट्रेचेबल रहेगा। जब स्ट्रेचेबल रहेगा तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ये सारे पोजेस हैं। बाल आसन है, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, इससे रिलीफ मिलेगा। उसके बाद भुजंग आसन है, इससे भी वो स्ट्रेच होगा आपका पेल्विक वाला पोर्शन और यूट्रस वगैरह का एरिया मसल्स जो है वो स्ट्रेच होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या करना चाहिए, पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ब्लड होते हैं, ब्लड में हमको पता है अधिक मात्रा में पानी की मात्रा अधिक होती है। 90% तक पानी ही होता है, प्लाज्मा वाला सेक्शन होता है जो, ठीक है। तो पानी, अब जब ब्लड लॉस होता है, वो ब्लड जाता है तो हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है। और वैसे भी महिलाओं में जो ब्लड होते हैं वो मेल की अपेक्षा आधा लीटर कम ही होता है। तो फीमेल्स को पानी की मात्रा अधिक पीनी चाहिए, लिक्विड चीज अधिक पीना चाहिए, ठीक है, समझा इस दौरान। और ये सारे के सारे जो योगा वगैरह है वो थोड़े करने चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, पीरियड्स आता है, तो बहुत लोगों के अलग अलग बिहेवियर पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ कुछ लोगों का पेन होता है, कुछ कुछ लोगों का पेन नहीं होता है। जो एब्डोमेन होता है, वो यूट्रस वाला सेक्शन, वहां पर पेन होता है, कभी कभी कुछ लोगों को नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों का मूड स्विंग होते रहता है, मतलब कि चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। कुछ कुछ लोगों के चेहरे पर ये मुहासे टाइप निकल जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। नेचुरल प्रोसेस है, ये होते रहेगा जब तक आप 40 से 45 एज की नहीं होते। आपको ये चीज फेस करनी ही करनी है, ठीक है। तो देखो अब जैसे कि हमको पता ये चल गया कि भाई अच्छा ये जो एग होता है, ये एग कब तक यहाँ पर इंतजार करता है। जैसे ही मान लो 14 तारीख को आपको पता चल गया कि मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 तारीख का लास्ट होता है, उसके बाद ये ब्लड आना बंद हो जाता है, ठीक है। ब्लड आना बंद हो जाएगा
तो फिर नए वही प्रोसेस वापस से चालू हो जाएगा। फिर से ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन हार्मोन रिलीज करेगा। फिर यूट्रस जो है, यूट्रस ये फॉलिकल्स, दूसरे फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगा। फिर इन्हें बनने वगैरह में 14 दिन का टाइम पीरियड लेगा। तो देखो, जब ये ब्लड आ रहा होता है, मतलब कि जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है, यानी 14 दिन के बाद वाला टाइम पीरियड, ठीक है, ये कहाँ गया जी अपना, ये ठीक है, 14 दिन के बाद वाला टाइम पीरियड, लगभग ये 21 दिन के बाद वाला टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड रहता है ना, यहाँ पर आप अगर सेक्स करते हो इस टाइम के दौरान, तो देखो आपको फर्टिलाइजेशन के पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि जो आपका एग रहता है वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया रहता है। तो ऐसे में अगर स्पर्म जाता भी है फॉलोपियन ट्यूब तक, तो फर्टिलाइजेशन किससे करेगा, वहां पर कुछ रहेगा ही नहीं। और दूसरी चीज है, जब 1 से 7 तारीख के बीच में, जब अभी फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं, फॉलिकल क्या हो रहते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड में अगर आप सेक्स करते हैं, तो यहाँ पर भी आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी एग आया ही नहीं है, अभी एग फॉलिकल्स के अंदर है, और जब तक एग फॉलिकल्स को तोड़ करके डिम्ब नली यानी टेस्ट इसमें क्या कहते हैं जी, ये अपना फॉलोपियन ट्यूब में नहीं आता है, तब तक आप प्रेग्नेंट हो नहीं सकते हैं। तो जो ये एग बनता है, एग बनने के 7 दिन पहले और पीरियड के, मतलब एग बनने के 7 दिन बाद और पीरियड के 7 दिन पहले का जो टाइम पीरियड होता है, उसे सेफ सेक्स टाइम पीरियड माना जाता है, कि ऐसे टाइम पीरियड में अगर आप सेक्स करते हो तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्डोम वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अनचाही प्रेगनेंसी ना हो सके। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कॉन्डोम की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही सेक्स कर सकते हैं। लेकिन अमूमन क्या करना चाहिए भाई, कॉन्डोम का इस्तेमाल करके ही सेक्स करना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सेफ सेक्स क्या हो, सेफ सेक्स पीरियड क्या होता है, ये समझ में आ गया। ओके, ठीक है, चलो। और यहाँ पर कहीं इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसमें कहीं कोई पर दिक्कत, कहीं पर भी, मतलब कि कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ब्रेन कौन सा करता है, उसके बाद ये ओवरी कौन सा करता है, ओवरी कौन सा करता है। अब देखो, ओवरी में क्योंकि ये फॉलिकल्स ओवरी के अंदर ही होते हैं, तो अमूमन हम कह देते हैं कि ये जो हार्मोन्स है, चाहे एस्ट्रोजन हो चाहे प्रोजेस्टेरोन हो, ये ओवरी रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन जानने वाली अगर डीप से आप नॉलेज लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉलिकल्स होते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते हैं। इतना क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, जब ये एग जैसे ही फोड़ करके बाहर आता है, इसे ही कहते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, मैंने इस वर्ड की चर्चा प्रीवियस लेक्चर्स में की हुई है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन क्या होता है, जब एग फॉलिकल्स को तोड़ करके बाहर आता है, उसे हम ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। इतना क्लियर है? ओके, बताओ क्या महिलाएं पूरी लाइफ टाइम ओव्यूलेट करती हैं या अंडोत्सर्ग करती हैं? नहीं, 40 से 45 साल के बाद रुक जाता है। उस प्रोसेस को हम मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोपॉज, मेनोपॉज, मेनोपॉज। इतना क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी कुछ रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पर्म की जर्नी कैसे होती है। ठीक है, और किस तरीके से स्पर्म जाकर के एग से फर्टाइल करता है। ठीक है।